इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्प्लिटिंग होता क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि सिंगल फेज मोटर में जो होता है एक ही सप्लाई जो होता है, हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को देते हैं, और जिस कारण से दोनों में मैग्नेटिक फील्ड जो है एक साथ बनती है और कम होती है। ठीक है, इस कारण से उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए नियम ये है कि क्रमशः रूप से मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए। एक बार इसमें बनना चाहिए और एक बार इसमें बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम सप्लाई फेज न्यूट्रल देते हैं दोनों कॉमन रहता है, चाहे स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए चाहे रनिंग वाइंडिंग के लिए, तो एक साथ जो है हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाता है और मोटर रन नहीं कर पाता है। तो इसमें अब हम लोग को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो हम लोग को करना क्या होगा कि हमें जो है कुछ ऐसा विधि अपनाना होगा जिससे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बने तो कुछ समय बाद इसमें बने, फिर कुछ समय बाद इसमें बने, मतलब कुछ समय बाद इसमें बने और कुछ समय बाद इसमें बने। ठीक है, ये क्रमशः रूप से होते रहना चाहिए। ठीक है, तब जाके इसमें भी अपना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इसमें होता यह है कि हमको फेज जो है कॉमन फेज है, फेज न्यूट्रल, इसमें कुछ ऐसे युक्ति अपनाना पड़ता है जिससे कि इस दोनों वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके दोनों के बीच में कुछ अंतराल पैदा हो जाए। उसी अंतराल को पैदा करना ही स्प्लिटिंग कहलाता है। दोनों वाइंडिंग में स्टार्टिंग और रनिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, दोनों में बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ अंतराल पैदा कर देना ही स्प्लिटिंग कहलाता है। ठीक है, तो अब बात आता है कि स्प्लिटिंग को पैदा कैसे किया जाए। तो स्प्लिटिंग पैदा कब होता है? जब हम जो वाइंडिंग है रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के बीच में काफ़ी अंतर पैदा कर देते हैं। तब कहने का अर्थ यह है कि रनिंग वाइंडिंग काफ़ी मोटे तार और कम लपेट से करनी होती है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग पतली तार और अधिक लपेट से करनी होती है। इस तरह के वाइंडिंग में अंतर होने से क्या होता है, मोटे तार में जो इंडक्टेंस है L वो ज़्यादा होता है और उसके कंपेयर में रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों? मोटे तार में इंडक्टेंस ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस कम होता है। उसी के विपरीत स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और इंडक्टेंस कम होता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, यहाँ पे सेम वोल्टेज, एक वोल्टेज ही फेज सिंगल फेज द्वारा 240 वोल्ट वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ से लेकर इसके बीच वोल्ट, वो 240 वोल्ट इसको भी मिल रहा है, रनिंग वाइंडिंग को इसको भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है। यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, पावर फैक्टर जो है कैसे एक सर्किट में जो करंट
का रिस्पॉन्स वोल्टेज के सापेक्ष कैसा होने वाला है, उसी को पावर फैक्टर के रूप में देखा जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं रनिंग में। तो रनिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, इंडक्टेंस वैल्यू हाई होता है और रेजिस्टेंस वैल्यू उसके सापेक्ष कम होता है। तो उस कारण से क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वोल्टेज भी जो है, वोल्टेज भी रनिंग वाइंडिंग को दिया गया, तो रनिंग वाइंडिंग को दिया गया। चलिए अब क्या है, वोल्टेज भी अप्लाई करने के बाद करंट का रिस्पांस इस वाइंडिंग में, रनिंग वाइंडिंग में थोड़ा लेट होता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एंगल के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें जो है इंडक्टेंस वैल्यू जितना ज़्यादा रहता है उतना ही लेट रिस्पांस होता है इसमें से जो करंट IM बह रहा है उसका। तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा cos फाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इसके बीच जो एंगल, किसके बीच, वाइंडिंग में बहने वाले करंट के बीच और वोल्टेज के बीच, वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रहेगा। L जितना ज़्यादा रहेगा, वोल्टेज और करंट के बीच में इलेक्ट्रिकल एंगल थीटा उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और वोल्टेज और करंट के बीच बनने वाले एंगल को ही पावर फैक्टर के तौर पे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर जब भी इंडक्टिंग वाइंडिंग वाली चीज़ होती है तो हमेशा पावर फैक्टर जो है लैगिंग होता है। मतलब वोल्टेज को करंट हमेशा, मतलब कहने का अर्थ है कि वोल्टेज के देने के बाद करंट का रिस्पांस उससे हमेशा थोड़ा लेट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का पॉइंट ये था कि पावर फैक्टर इन रनिंग वाइंडिंग। तो रनिंग वाइंडिंग में इंडक्टेंस वैल्यू ज़्यादा है, उस कारण से वोल्टेज को जो करंट IM गुजर रहा है रनिंग वाइंडिंग से, उसका रिस्पांस लेट होगा और उस कारण से उनके बीच जो एंगल बन रहा है वोल्टेज और करंट के बीच cos फाई, उसका मान ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो पावर फैक्टर क्या होता है, द एंगल मेड बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन कॉमन सर्किट। किसी एक सर्किट में करंट और वोल्टेज का आपसी जो रिस्पांस है, ठीक है, उस रिस्पांस को इलेक्ट्रिकल एंगल के तौर पर दर्शाया जाता है, उसी को पावर फैक्टर कहते हैं, जिसको cos फाई से दर्शाया जाता है। तो ये चीज़ क्लियर होगा कि इंडक्टेंस वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो दोनों के बीच एंगल ज़्यादा रहेगा और करंट जो है वोल्टेज को उतना ही ज़्यादा लैग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में चूँकि ये पतले तार अधिक लपेट से बना है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली इंडक्टेंस के। तो उस कारण से क्या होता है कि जो वोल्टेज भी हम लोग दे रहे हैं, सेम वोल्टेज रनिंग को भी जा रहा है, सेम वोल्टेज स्टार्टिंग को भी जा रहा है। तो इस सेम वोल्टेज के प्रति इस वाइंडिंग में करंट का जो रिस्पांस रहेगा वो
लेट तो रहेगा, रिस्पांस थोड़ा स्लो रहेगा वोल्टेज की अपेक्षा, लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना कि रनिंग वाले मोटे तार वाले में था। तो इसके बीच जो एंगल बनेगा आई एस करंट और बी के बीच में, वो cos फाई मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, तो ये cos फाई 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा cos फाई और दोनों के बीच कंपेयर किया जाए तो cos मतलब एंगल जो रहेगा वोल्टेज और करेंट के बीच एंगल, अगर दोनों करेंट को कंपेयर किया जाए तो स्टार्टिंग वाला में वोल्टेज और करेंट में जो रिस्पांस है उसमें डिले इसके अपेक्षा, रनिंग वाइंडिंग की अपेक्षा कम है, इसलिए एंगल इसका स्मॉल रहेगा कंपेरेटिव टू रनिंग वाले के अपेक्षा। ठीक है, अब हम यही चीज़ यहाँ पर, चूँकि यहाँ पे वोल्टेज दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन वोल्टेज को यहाँ पे लेते हुए अगर एक डायग्राम में निरूपित करते हैं इसको, तो हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, ये वोल्टेज कॉमन रहा दोनों का, ये हो गया आई एस और ये रहा आई एम। तो यहाँ पे वोल्टेज और स्टार्टिंग करंट के बीच जो एंगल बनता है लगभग 20 डिग्री के एंगल बनता है। ठीक है, और वोल्टेज और रनिंग वाइंडिंग में जो करंट बह रहा है उसके बीच एंगल जो बन रहा है वो 40 डिग्री के आसपास में बन रहा है। तो उस कंडीशन में जो हमारा आई एस और आई एम के बीच जो एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है, ये एंगल जो है यही जो है मेन वर्क करता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पास कितना अधिक टॉर्क होगा। ठीक है, और यही शो करता है दोनों वाइंडिंग क्रमशः रूप में कितना ज़्यादा टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क बना पाएंगे। ठीक है, तो हमारे लिए जो यूज़फुल एंगल रहा वो ये वाला रहा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कोई भी सिंगल फेज मोटर में आईएस और आईएम के बीच जितना ज़्यादा गैप रहेगा, एंगल जितना बड़ा रहेगा, उतना ही उसमें स्टार्टिंग टॉर्क
अधिक रहेगा, या उसका काम करते वक्त भी टॉर्क अधिक रहेगा। ये अगर मैं शुरुआत में यूज कर रहा हूँ इतना एंगल तो शुरुआत में हाई टॉर्क रहेगा, और अगर मैं कंटिन्यू रनिंग के समय भी यूज़ कर रहा हूँ तो हाई टॉर्क रहेगा, इतना ही मिलेगा। तो वो अपने यूज पे है कि हमको रिक्वायरमेंट कितना है टॉर्क का, क्योंकि हर मोटर के काम करने का तरीका अपना अलग होता है। कुछ मोटर को शुरुआत से अंत तक समान हल्का लोड दिया जाता है, कुछ जो है शुरुआत से ही अधिक लोड दिया जाता है। तो उसके यूज पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरह के मोटर का उपयोग करना है सिंगल फेज में। जैसे कि मैंने बताया कि रेफ्रिजरेटर में जो होता है केवल मोटर को एयर कंप्रेस करना होता है, हल्का लोड है, तो उसके लिए इसी प्रकार के स्प्लिटिंग सिस्टम अपनाया जाता है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं, लेकिन इसको हम कह सकते हैं कि ये इंडक्टिव टाइप स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है। क्यों इंडक्टिव टाइप इसलिए मैंने कहा क्योंकि इसमें केवल वाइंडिंग का केवल उपयोग किया गया है, और वाइंडिंग में अंतर पैदा करके, एक को काफ़ी मोटा और कम लपेट और एक को पतला अधिक लपेट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंगल फेज मोटर में क्यों नहीं पैदा होता है। तो इसका कारण क्या था कि स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग का एक समय में ही मैग्नेटिक फील्ड बनाना। दूसरा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कैसे किया जा सकता है, तो स्प्लिटिंग मेथड द्वारा। स्प्लिटिंग मेथड में होता क्या है कि रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो करेंट का उस वाइंडिंग में मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने में अंतर होना, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक करंट पैदा करने के लिए, मतलब मैग्नेट पैदा करने के लिए करंट गुजर रहा है, वो मैक्सिमम वैल्यू इसके मैक्सिमम प्राप्त करने के बाद होगा। तो टाइम का अंतर हो गया, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बनने का भी अंतर हो गया। ठीक है, तो यही कारण है कि इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। बिना स्प्लिटिंग मेथड के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में नहीं बन सकता है। अब बात होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो टॉर्क बनाया जा रहा है वो कितना ज़्यादा होगा। तो वो डिपेंड करता है हमेशा कि जो दोनों वाइंडिंग में जो करंट बह रहा है उस दोनों करंट के बीच में जो है जो इलेक्ट्रिकल एंगल कितना ज़्यादा है। ठीक है, वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका टॉर्क हाई रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।